इस सब युद्ध की स्थिति में पुतिन ये कहते हैं यूक्रेन को, यूक्रेन वो मानते नहीं। डॉक्टर संदीप, वो कहते हैं कि पूरा यूक्रेन जो है वो हमारा ही है और कब्जा करने के इरादे से ये युद्ध हम देख रहे हैं। जो शुरुआत में कहा जा रहा था 3 दिन नहीं चलेगा, 3 महीने नहीं चलेगा, वो 3 साल से ऊपर अभी भी जारी है। अभी जैसे अस्थाना सर ने भी कहा कि रूस ये चाहता है या फिर पुतिन ये चाहते हैं कि माइंड कहीं भी इधर उधर डाइवर्ट ना हो, अपनी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करें। यूक्रेन यानी कि जेलेंस्की कभी इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये जो 3.25 साल हो गए हैं इससे ऊपर भी युद्ध जाएगा? और जो नेटो देशों का सपोर्ट यूक्रेन के साथ बना हुआ है, अब क्या आने वाले टाइम में ये टकराव रूस से सीधा नेटो देशों का होगा? जी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए अभी जो अस्थाना साहब बता रहे थे कि आज के डेट में कोई कंट्री सिर्फ अलायंस के लिए अपना लॉस नहीं करते हैं, उनको अपना नेशनल इंटरेस्ट को देखना पड़ता है। इसीलिए एक नेटो में भी डिवीजन, आप देखिए नेटो की कुछ कंट्रीज में फुल फ्लेज सपोर्ट में नहीं आती। इवन मैं अभी इजराइल ईरान की बात करूं तो इमैनुअल मैक्रोन ने बोला था G7 में कि हम थोड़ा सा सीज फायर की बात करें क्या, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि नहीं नहीं, आप नॉनसेंस की बात कर रहे हो। आज वही काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं जिस बात को लेकर के इमैनुअल मैक्रोन G7 मीटिंग में बोला। तो ये रशिया यूक्रेन इशू में ये कह सकते हैं कि ये वॉर ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत मुझे ऐसा कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि जो पुतिन की सोच है कि मैं कंप्लीटली यूक्रेन को पोजीशन में ले लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक यूक्रेन की बात है, जेलेंस्की की बात है कि मैं फाइट करता रहूंगा, तो इस तरीके के टाइम टू टाइम जो स्लो वॉर चलता रहेगा। और आई डोंट सी एनी मच मोर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस कि कोई आएगा और दोनों बैठेंगे, और चूंकि बहुत कुछ तबाही हो चुकी है दोनों साइड से। रशिया के लिए वही सवाल है, जैसे इजराइल ईरान की बात कर रहे थे। रशिया के लिए ये एक तरह से एक हेजेमनी या कह सकते हैं उसकी आइडेंटिटी का सवाल है। पुतिन क्या जवाब देंगे रशियंस को कि आपने 3 साल में क्या किया। तो लेकिन यहाँ पर पूरे डायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेटो का। दरअसल शुरुआत नेटो के एक्सपेंशन से हुई, ईस्ट वर्ड जो एक्सपेंशन कर रहा था। रशिया को दिक्कत थी, रशिया ने पहले किया था 2004 से ही रशिया बोलता रहा, 2004 से कंटिन्यू कि ईस्ट वर्ड जो एक्सपेंशन है नेटो का, ये है टेंशन, और यही उसके कोर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हमेशा हर्ट करता है। और इसी पॉइंट की वजह से यूक्रेन की गलतफहमी थी। यूक्रेन ने सोचा कि मेरे साथ नेटो है, अमेरिका है, अब मैं चलता हूँ इसका मेंबर बन जाता हूँ। मेंबर आप बनना अमेरिका रशिया की, देखिए बाइनरी है, आपका नेटो का मेंबर बनना रशिया के कोर इंटरेस्ट को हर्ट करना, दोनों जुड़ी बातें, ये सेंसिटिव। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूक्रेन को पूरा राइट है। यूक्रेन को राइट को किसी की सिक्योरिटी को भी ध्यान, फॉर एग्जांपल इंडिया श्रीलंका ने जब हमन टोटा पोर्ट दिया चाइना को, तो भारत ने श्रीलंका को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि इस वजह से यदि हमारी सिक्योरिटी को कंसर्न होगा तो आप तैयार रहिएगा। तो इस तरीके का होता है कि आप आइसोलेट होकर के आप डिसीजन नहीं ले सकते कि मेरा डिसीजन है नेटो पर जाना, मैं सॉवरेन कंट्री हूँ। आप रशिया के सारे दुश्मनों को उसको बॉर्डर में बैठा दे रहे हैं, तो उसका इनसिक्योर होना बहुत ही स्वाभाविक। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे जो सवाल हैं अभी सॉल्व हो पाए। अभी भी नेटो वहां है, अभी भी यूक्रेन कहता है कि मैं नेटो का मेंबर बनूंगा, जेलेंस्की कहता है कि मैं फाइट करता रहूंगा। फाइट किसके दम पर करूंगा जेलेंस्की को खुद नहीं मालूम। और जो नेटो की कंट्री छोटे मोटे सपोर्ट देते रहे, और रशिया भी चाह रहा है कि देखिए मैं पूरा, रशिया कई बार अटैक किया। अभी रिसेंटली जब यूक्रेन ने अटैक किया था रशिया पर, तो सब लोग कह रहे थे कि यूक्रेन की जीत हो गई। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ रशिया का एक कह सकते हैं परसेप्शन था, उसको डाइल्यूट किया। तो पुतिन साहब को भी मालूम है कि कंप्लीटली मैं यूक्रेन को कब्जा नहीं कर सकते हैं। हाँ। और जेलेंस्की को भी मालूम है कि रूस मुझे छोड़ नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि आई डोंट सी एनी मच मोर रेडिकल शिफ्ट कि कुछ बड़ा होने वाला। ये स्लो। अच्छा, बड़ा खतरा तब नजर आता है ना अस्थाना सर, बड़ा खतरा तब नजर आता है जब व्यापक स्तर पर देखा जाता है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं छिड़ जाएगा अलग अलग देशों में अगर युद्ध की स्थिति है। क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ 2 देश उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली और देश भी होते हैं। और इसीलिए बार बार हम ये पूछते हैं कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। फिर एक और सवाल आता है, कहीं परमाणु युद्ध का खतरा तो नहीं, क्योंकि फिर तो तबाही उतनी होगी जितना इमेजिनेशन से पार है।
देखिए, दोनों ही हालत जो है वो लगती नहीं है ना, दोनों ही लड़ाइयों में, हम्म। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में पुतिन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो कई बार बोल भी चुके हैं। हालांकि उन्होंने धमकी दी है, लेकिन वो धमकी जो है वो है नाटो के लिए कि आप डायरेक्टली लड़ाई में मत घुसिए। हम्म। अगर आप घुसेंगे तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रह जाएगी, सिवाय इसके कि मैं अपनी फिर मेरे एग्जिस्टेंस पर सवाल आ जाएगा, और उसमें मैं कुछ इस किस्म का कार्रवाई कर सकता हूँ। तो इस किस्म की इनडायरेक्ट धमकी दी है, डायरेक्ट धमकी कभी नहीं दी उन्होंने। लेकिन ये नाटो को भी पता है, और नाटो को अपनी लिमिट पता है। इसलिए देखिए, नाटो ने कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं किया, चोरी छुपे उनके ऑपरेटर वहां चले गए यूक्रेन में, वो बात अलग है, कुछ मर भी गए, कुछ उन्होंने पकड़ भी लिए, वापस भी कर दिए, वो सब चलता रहता है। लेकिन इसके अलावा डायरेक्टली नाटो ने वॉर डिक्लेयर नहीं किया उनके ऊपर किसी भी हालत में। और वो न्यूक्लियर थ्रेट का जो डर है वो उधर मौजूद है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास में, और ऐसी उन्होंने टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेट भी की हुई है जिनको कोई एयर डिफेंस रोक नहीं पाएगा। तो ये ताकत जो है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब जहां तक बात आती है कि लड़ाई की, मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई कभी लंबी होगी, कभी कम होगी, और एक समय ऐसा आएगा जब अगर इनके पास में, यूक्रेन के पास में और यूरोप के पास में इतनी क्षमता नहीं रहेगी, तो इसको वो इंसर्जेंसी में बदल देंगे। ऐसा बाइडेन का प्लान था कि जब तक लड़ाई होगी होगी कन्वेंशनल वॉर, और उसके बाद में रूस के लिए हम एक इंसर्जेंसी की सिचुएशन डाल देंगे ताकि रूस उससे जूझता रहे। तो ये मेरे विचार से नाटो का प्लान है। और अभी मुझे लग तो यही रहा है, क्योंकि देखिए, अगर आप टेरिटरी देखें, हालांकि 3.5 साल से वेस्टर्न मीडिया ये जताता रहा है कि नहीं, यूक्रेन जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है, वो झूठ मूठ प्रोपेगेंडा करते रहे, लेकिन ग्राउंड पर 20% टेरिटरी तो जब अब तो ज़्यादा ही होगी होगी 20 से भी, जो रशिया के पास है, तो जीत तो रशिया ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। बस ये है कि छुटपुट नुकसान ये लोग करते रहते हैं रशिया का। और ये भी एक धारणा थी वेस्टर्न कंट्रीज की कि ये तो 2 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी, 20 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन जो हमारी पावर है टोटल, वो कहाँ टिक पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इकोनॉमी वाइज वो अच्छा टिक पाया है। और अभी तो देखिए, ये नई लड़ाई हुई है, तेल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं, रूस के पास उतने ही करोड़ रुपए और आ जाते हैं, क्योंकि रूस तेल निर्यात करने वाला देश है। तो अब जो है, मुझे लगता है कि अमेरिका के पास ज्यादा इंटरेस्ट बचा नहीं है इस लड़ाई को और खींचने में। यूरोप की एक मजबूरी है, और वो उस मजबूरी के तहत लगे हुए हैं। और जैसे ही मैन पावर की प्रॉब्लम आएगी, यूक्रेन की मैन पावर जवाब देगी, तब जेलेंस्की के पास और कोई चारा नहीं होगा नेगोशिएशन टेबल पे आने का। अच्छा, दूसरी बात है ये भी, नेगोशिएशन चूंकि में, हाँ, रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो 3.25 साल से ऊपर हो गया, अभी ईरान इजरायल का मामला ताजा है। अगर इस बार का टकराव देखें तो सीज फायर का ऐलान तो ट्रंप ने कर लिया, हमलों की खबर फिर भी है। क्या ये युद्ध भी लंबा खिंचता हुआ आप देख रहे हैं, साल, 2 साल, 3 साल, जैसे रूस यूक्रेन का, या अभी शांत पड़ जाएगा मामला, क्योंकि सीज फायर की बात आ रही है गाहे बगाहे जैसे भी? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी, आपसे पूछे। हाँ, ओके। इसमें भी बहुत ज्यादा मैंने, हमारा जो अपना एनालिसिस है कि इजराइल के पास में एयर डिफेंस एमुनिशन जो है